Hello everyone. Good morning to all of you, divine creature, and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं और जैसा कि विदित है ये जीएस फाउंडेशन की क्लास स्पेशली फॉर यूपीएससी, बीपीएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस यूजीसी नेट प्लस पीजीटी एंड टीजीटी सोशल साइंस के लिए डेडिकेटेड है। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं, ये जो हमारा जीएस फाउंडेशन का बैच है वो स्पेशली किसके लिए डेडिकेटेड है, याद रखें यूपीएससी, दूसरा बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरी बात जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावे जो खास फोकस्ड है वो है आपका टीचर्स बैच के लिए जो सोशल साइंस से हैं, यानी कि नेट, यानी कि पीजीटी, यानी कि टीजीटी, पूरा का पूरा सोशल साइंस इसके लिए हाईली डेडिकेटेड है। इसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, जस्ट लाइक ए गिफ्ट, ये ध्यान में रखना। और हां, करंट अफेयर्स, तो दो कोर्सेस यहां चल रहे हैं, एक आपका जीएस फाउंडेशन का और दूसरा हमारा क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स का, और तीसरा सब्सिडियरी है जो अटैच्ड है। ये जो भी आप ये बैच परचेज करेंगे, जो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे वॉच करिए, देखिए, फिर आप जो है परचेज करिए। तो याद रहे करंट अफेयर्स और जीएस फाउंडेशन साथ साथ परचेज करिएगा, तभी ये बात कॉम्प्रिहेंसिव जाएगी आपके पास। और आप एक सप्ताह वॉच करिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जाकर के, उसके बाद आप सोचिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और हां, हम इस क्लास के साथ साथ ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी क्लास दे रहे हैं। ऑफलाइन से तात्पर्य है ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट के रूप में है। ये ऑलरेडी मैं एयर भी हूं और इसी समय हमारे सामने में ज्यादा नहीं, ओनली 20 सीट्स स्टूडेंट्स भी बैठे रहते हैं। सिर्फ 20 बच्चों का ही एडमिशन होना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, ताकि हम दोनों तरफ ढंग से ध्यान दे सके और एक एक को पर्सनली अटेंशन देकर उसे शेप अप कर सके। यही हमारा ख्याल है और ध्यान में रखेंगे, यही जो है सबसे उत्तम व्यवस्था भी है। कुल मिला के बात यह हुई कि हम अब आज आपके सामने में लेके आ रहे हैं 1 जून से लेकर 8 जून 2022 के संदर्भ में हम ये देखने का प्रयास करें कि इन तारीख का क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सच डेट्स फ्रॉम 1 जून टू 8 जून 2022। तो याद रहे, चीजें बहुत हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको रिकॉल करने का तरीका सीखना है कि सुनील सर कैसे चीजों को उठाते हैं और कहां लेके जाते हैं, कहां से उठाते हैं, कहां पटकते हैं, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। जैसे आपके सामने में निकल कर आया ये बात है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेट जून 2022, 1 से 8 जून। तो हम 1 से 8 जून को कैसे याद करें? क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है? जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से सवाल आपके सामने हो, पर इनडायरेक्ट हो तो रिकॉल कैसे करें। हम आपको बानगी दिखाते हैं इन तमाम चीजों की। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 जून की। जैसा कि आप जानते हैं 1 जून हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, रायसीना हिल्स के तहत हम देखते हैं नॉर्थ कैंपस में जो रिज है, कमला नेहरू रिज, वहीं पर है। याद रखेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आज भी मृत्युंजय महापात्रा ही इसके डायरेक्टर जनरल हैं और यूपीएससी ये सवाल पूछ चुकी है कि इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल कौन है, और अक्सर पूछते हैं। अब आइए दूसरी बात है, अगर टाइटल महापात्रा है तो आपका 80% गेस होना चाहिए कि वो व्यक्ति विशेष कहीं ना कहीं कहां ओडिशा से बिलोंग कर रहे होंगे। दूसरी बात पर अब ध्यान दें। दूसरी बात, 1 जून हम देखें तो पिछले 50 वर्षों के मौसम, भारत में जो 4 महीनों की वर्षा ऋतु होती है जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, उसके लिए यह तय किया गया है, जो एवरेज 50 वर्षों का आया है उसमें 67% के आसपास जो ईयर हुआ है, 1 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के मुख्य भूमि पर पहुंचती है। तो 1 जून एक क्या बन चुका है, एंट्री ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन द मेन लैंड ऑफ इंडिया, द कोस्ट ऑफ वेस्ट मालाबार कोस्ट केरला। यानी सामान्यतः
शब्दों पर ध्यान दें। सामान्यतः 1 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के मुख्य भूमि केरल में प्रवेश करता है और झमाझम बारिश होती है। इसके लिए करीब 100 अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर क्लाउड के फॉर्मेशन को, मॉइस्चर को, टेम्परेचर को, एयर को मेजर करते हैं, उसकी डेंसिटी, उसकी क्वालिटी और प्रेसिपिटेशन जो वर्षा होती है उसको मेजर करते हैं। उसके अनुमान के आधार पर तय होता है कि वाकई में ये साउथ वेस्ट मानसून ही है या लोकल मानसून तो नहीं कहेंगे, लोकल है यानी मैंगो शावर है, ये तय किया जाता है, आम्रवृष्टि। जब आप हमारे जीएस फाउंडेशन की क्लास लेंगे तो हम सारी बातें आपसे करेंगे कि मैंगो शावर क्या है, नॉरेस्टर क्या है, काल वैशाखी क्या है, अक्टूबर हीट क्या है, रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, इस साउथ वेस्ट मानसून क्या है, मानसून शब्द कहां से आया है, अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है ऋतु परक पवने यानी सीजनल विंड्स। और बेटा ये मानसून जो है इसकी खोज हम देखें 52 एडी में मिस्टर हिप्पोलस ने की थी, जो इजिप्ट मिस्र का एक नेविगेटर नाविक था। उसने इसे जो है दक्षिण मतलब यूं कह ले कि आप हिंद महासागर में इसको ढूंढा था। तो बहुत सारी बातें हैं, चीजों की कमी नहीं है, सब सवाल ही सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करें। तो 1 जून भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने की सामान्य तारीख होती है। यह अलग बात है कि कभी ये 2, 4, 5 दिन पहले भी आ सकती है और कभी 2, 4, 5 दिन लेट भी हो सकती है, ऐसा होता है। पर जनरली मैंने क्या कहा, ये कितने होते हैं, 30% चांसेस होते हैं, बट नियर अबाउट 70% चांसेस 1 जून को होता है। इस लिहाज से मैं आपको बात कर रहा हूं, कह रहा हूं मैं कि 1 जून को भारत में स्वाभाविक रूप से सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मालाबार तक केरल में वर्षा शुरू हो जाती है और यह 4 महीनों का आगमन का प्रारंभ है। यह अलग बात है कि हमारे अंडमान निकोबार में यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून 20 से 25 मई के दरमियान पहुंच चुका होता है। तो 1 जून का तो यह समझ में आ गई बात। तो अगर मानसून 1, 2, 3, 4 दिन पहले पहुंच जाए, जैसे कि 2022 में 28 मई को पहुंच गई, तो हम इसे कहेंगे 3 days अर्लियर अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इन केरला, ये कहेंगे। सपोज करिए कि ये 3 तारीख को आता या 2 तारीख को आता, 2 जून को सपोज करिए, तो यानी कि 2 दिन लेटर आया। अगर 3 को आया तो हम कहेंगे मानसून अराइवल ठीक है, लेटर 2 days लेटर इन इंडिया, ये कहेंगे। तो जो भी पैमाना होगा 1 जून से ही होगा। जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं और कार्बन का जो वेट होता है उसके एटम का, उस वेट के आधार पर हम कहते हैं कि कौन सा एटम ऑफ सब्सटेंस भारी है यानी हैवियर है और लाइटर है। तो हम किसको देखते हैं, कार्बन को। ठीक वैसे यहां पर 1 जून को देख के लेटर और अर्लियर अराइवल की बात होगी। ये होता है अंडरस्टैंडिंग। और इस चीज को अगर आप समझेंगे तो हम आपको खुद बता रहे हैं कि आप 10th क्लास ज्योग्राफी पढ़िए, यहां सब कुछ है, एनसीईआरटी। अब आइए बेटा 1 जून की दूसरी बात कर देते हैं। भारत में चूंकि भारत एक मानसून वाला प्रदेश है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये स्पेशल फीचर है दक्षिण पूर्व एशिया का, ठीक है, और उसमें मेजर कंट्री है इंडिया ही। तो भारत में ये 4 महीने की जो वर्षा का काल शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो इसी काल में खरीफ फसलें का उत्पादन होता है, बोई जाती है, और जब मानसून लौट जाता है तो फसलें काटी जाती है। खरीफ फसलें यानी जून जुलाई में बोई जाती है और बेटा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है। फिर उसके बाद रबी लगाई जाती है और रबी फिर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है और फिर उसके बाद जायद फसलें लगाई जाती है, जून जुलाई तक उसको निकाल लिया जाता है। तो 3 फसल चक्र हैं भारत में, मुख्य 2 ही हैं, खरीफ और रबी। और फसल चक्र की शुरुआत खरीफ से होती है और खरीफ की शुरुआत जून जुलाई से होती है। इसका कुल मिला के मतलब यह निकला कि भारत में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज है उसका प्रारंभ हम जून से देखते हैं और मानसून के आगमन से देखते हैं। और यह भी खासियत है कि 1 जून को जैसे केरल में एंट्री लिया, 5 जून जाते जाते ये केरला पूरा, कर्नाटक पूरा, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र, तमिलनाडु के बहुत सारे क्षेत्र और महाराष्ट्र के गोवा वाले पार्ट को टच करेगा, नो डाउट। 5 जून आते आते और यही 5 जून को पहुंच जाएगा मेघालय के आसपास, मौसिनराम में, चेरापूंजी में, गारो में, मिजोरम में।
और बेटा ये ही चीजें 10 जून तक आते आते महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा पानी बारिश, सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात का आ जाएगा इसमें, मध्य प्रदेश में एंट्री ले चुका होगा, ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और वेस्ट बंगाल में एंट्री मिल चुका होगा, त्रिपुरा में, मिजोरम में, असम में, इन सब में बारिश हो रही होगी। 15 जून आते आते ये बिहार में एंट्री मारेगा, बिहार से यूपी में एंट्री मारेगा, इधर गुजरात में और राजस्थान के साउथ ईस्ट में एंट्री मारेगा। तो इस तरह से होगा। उसके बाद 29 जून को दिल्ली एनसीआर, दिल्ली और उसके आसपास एंट्री ले लेता है बारिश, ये हवाएं चल पड़ती हैं और बारिश शुरू होती है। और याद रहे कुल मिला के 15 जून के आसपास पूरे उत्तर भारत में मॉनसून साउथ वेस्ट पहुंच चुका होता है। तो देखा आपने 1 जून को एंट्री और 15 जून को लगभग पूरा उत्तर भारत, सिर्फ हिमालय की थोड़ी वादियों को छोड़ करके वो पहुंचता है। कब? जनरली उसका डेट होता है 15 जुलाई के आसपास। 15 जुलाई तक हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू रीजन सब में, डोडा वगैरह सब में, पंजाब के इंटरनल पार्ट सब में बारिश होती है, नो डाउट, ये याद रखिएगा। लेकिन 1 से 15 जून के दरमियान आपने क्या देखा? लगभग पूरे भारत में छा गया, लगभग की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के उत्तर भारत तक, पंजाब सब। तो बेटा 15 दिन के अंदर पूरे भारत में एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। इसीलिए 1 जून से भारत में कृषि से जुड़े कार्य का प्रारंभ होता है। इसीलिए 1 जून से 31 मई तक जो एक साल बनता है उसे कहते हैं भारत में एग्रीकल्चर ईयर ऑफ इंडिया। भारत में कृषि वर्ष या भारत का कृषि वर्ष 1 जून से शुरू होकर 31 मई पर समाप्त होता है। समझ में आई 1 जून का इंपॉर्टेंस? 2 इंपॉर्टेंस आपको मिल गए। तीसरा इंपॉर्टेंस, हम आप सब जानते हैं 74वां सीरियल नंबर में देखें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, एक पॉइंट हुआ, जो 1992 में हमारी पार्लियामेंट ने पास कर दिया और 1 जून 1993 को मिस्टर राष्ट्रपति ने इस पे अपने हस्ताक्षर लगाए और नेशनल एम्ब्लेम यानी स्टेट एम्ब्लेम अशोक स्तंभ का मुहर लगा दिया। अब ये इसे क्या हुआ? तो अब हमारे नगर निगम की इस लोकल व्यवस्था को क्या हुआ? संवैधानिकता प्रदान कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। मतलब क्या निकल के आया? 1 जून को भारत में नगर निगम को संवैधानिकता प्रदान कर दी गई। जैसे ही राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर और मुहर किए, यह कानून बन गया। और हां, इसी से एसोसिएट हुआ क्या? 12वीं अनुसूची ऐड हुआ, इसी से एसोसिएट हुआ पार्ट 9A ऐड हुआ संविधान में, और 243 जो आर्टिकल्स नंबर हैं उसमें हमने के से लेके जेड तक आर्टिकल्स जोड़ दिए, जिसको कहते हैं क्लॉजेस, उपवाक्य, उप अनुच्छेद जोड़ दिए। तो ये कुल मिलाकर के बात हुई। देखा आपने 1 जून का। अब 1 जून का एक और बात है, लेकिन यहां लिखा हुआ है 1979 वर्ल्ड मिल्क डे। क्या मतलब? पूरी दुनिया में मिल्क को लेकर के अवेयरनेस बना और 1979 में हम देखें तो वर्ल्ड मिल्क डे की शुरुआत हुई, विश्व दुग्ध दिवस। जरा ध्यान देंगे, चाहे हमारी माता का दूध हो जो हमें पालन पोषण करती है, चाहे भैंस और गाय जैसे इत्यादि जानवरों से दूध निकाल करके हम अपने पौष्टिक आहार की सूची में उसे डाल देते हैं, उसका अपना महत्व है। इससे कितने सारे पकवान बनते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एस्पेक्टेशन है, नो डाउट। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ये 1979 से मना रहे हैं। आप कहेंगे सर 1979 को कैसे याद रखें? तो मदर टेरेसा को पीस अवार्ड, नोबेल पीस अवार्ड मिला था। इसको ऐसे जोड़ दीजिए उस वर्ष को, और भी चीजें हैं जोड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल यही जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गई 1 जून की महिमा क्या है। तो आपने देखा ये तो सामने में एक डेट आया जो आप अक्सर इससे देखते हैं, लिखते हैं कॉपी पन्नों पर। आजकल के तो बच्चे क्या है, क्लास में बैठते हैं ना तो अपने कॉपी पर सीरियल नंबर भी नहीं लिखते, और डेट और डे की बात तो बहुत दूर की है। अगर कॉपी में हाशिए नहीं दिए तो हाशिए तक नहीं छोड़ते या स्केच भी नहीं करते। ये सब का एक बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। खैर चलिए, अब हम दूसरे नंबर पे आ जाए। 2 जून के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए 2 जून 2014 को भारत में आंध्र प्रदेश से कटकर एक राज्य 29वें सीरियल नंबर के तहत
तेलंगाना बना और इसे भारत का 29वां राज्य के रूप में अधिकृत कर दिया गया। तो 2 जून क्या है? तेलंगाना स्टेटहुड डे। यानी बेटा क्या मतलब हुआ? तेलंगाना स्थापना दिवस या तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, यह मतलब निकल के आया। पॉइंट क्लियर हुआ? अब अगले पॉइंट पर आइए, इसको अब अगले पॉइंट से समझते हैं। तेलंगाना का जो संदर्भ निकल के आया तो हमें यह जानना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से निकला है, उसके साउथ वेस्ट पार्ट से निकला है। यह एक आप कह सकते हैं भूमिबद्ध राज्य हो गया, लैंड लॉक्ड, जिसकी सीमा ना तो तटीय प्रदेश को छूती है न किसी अन्य देश को। तो ये लैंड लॉक्ड है, जैसे झारखंड है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे हरियाणा है। तो आप तो देख रहे हैं हरियाणा 1, छत्तीसगढ़ 2, मध्य प्रदेश 3, झारखंड 4, तेलंगाना 5। ये 5 भारत के राज्य भूमिबद्ध हैं, ये ध्यान में रखना है। क्लियर? आइए, और जो यूनियन टेरिटरी है एनसीटी दिल्ली और जो चंडीगढ़ है, ये दोनों भी क्या है? भूमिबद्ध यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाएगा। तो देख लिया आपने, तो तेलंगाना दिवस है। बाय द वे, हम जानते हैं कि आजादी से पहले आंध्र भाषा बोलने वाले चाहते थे कि हमारा अपना राज्य हो, और इसके लिए कई आंदोलन चलाए। तो कांग्रेस के नेतागण ने ही कहा कि जब हम देश आजाद करा लेंगे तो हम भाषा के आधार पर राज्य क्रिएट करेंगे। और जब देश आजाद हो गया तो जवाहरलाल नेहरू जी देश की समस्याओं को हल करने में इतने लग गए कि उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या करना है। या दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे राम ने कहा था, सुग्रीव मैं तुम्हें सत्ता तो दिला दूंगा, लेकिन ध्यान रखना हमें सीता को ढूंढना है। अब सुग्रीव को सत्ता मिल गई और वो सत्ता का स्वाद चखने लगा आनंद भोग विलास में, और राम जी की बात को भूल गया। तब राम जी ने उन्हें याद दिलाया तो कहा प्रभु क्षमा, और फिर जाके सीता की खोज शुरू हुई। तो ऐसे ही जो है जवाहरलाल नेहरू जी को फिर याद दिलाया गया कि आप तो ऐसे समझ नहीं रहे हैं। तो श्री रामालू जो थे वह लगभग 58 या 59 डेज के भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठ गए और उनकी मृत्यु भी हो गई। तब जाकर एक्नॉलेज्ड में आया जवाहरलाल नेहरू को, अरे बाबा हमसे गलती हो गई। तुरंत आनंद फानन में जो है एक कमिटी एस्टैब्लिश की गई जिसका काम था कि आप इस पर मशविरा दीजिए कि कैसे एक नए राज्य क्रिएट हो। तब जाकर के फाइनली हम देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग एस्टैब्लिश्ड हुआ और 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास राज्य से अलग हुआ और उसकी राजधानी जो है हैदराबाद नहीं करनूल बनी। करनूल बाद में जाकर के 1969 के आसपास आकर के उसकी राजधानी हैदराबाद बनी। और ध्यान रहे उसी वक्त ये तेलंगाना पार्ट के लोग कह रहे थे कि नहीं तेलंगाना भी बनेगा और आंध्र प्रदेश 2 बने, लेकिन तब शांत कर दिया गया। लेकिन वो आग सुलगती रही और फिर जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने ये राग फिर से छोड़ दिया और इन्होंने राज छोड़ा, जिसका नतीजा हुआ ये भी भूख हड़ताल पर रहे। अंततः हम देखते हैं इसे क्या कर दिया गया, फिनिश्ड कर दिया गया और कुल मिलाकर के 2 जून को यह बात हो गई। तो 2 जून तेलंगाना का क्या है, स्थापना दिवस है। वैसे 2 जून को एक और बात होती है, हम आप सब जानते हैं 2 जून को दुनिया के कई देश सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सेक्स वर्कर डे। जरा समझिए, इससे हमारे दिमाग में सिर्फ महिला का बोध आता है, जो गलत है। पुरुष भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दुनिया की सबसे पुराना पेशा, प्रोफेशन तो नहीं कहेंगे या प्रोफेशन कह लें या पेशा जो भी कह लें कॉमन शब्दों में, सबसे पुराना व्यापार देह व्यापार है। सदियों से जब मनुष्य के पास कोई संसाधन नहीं थे, शरीर ही उसका संसाधन था और उसी को बेचता था कार्नल डिजायर के लिए। तो याद रखिएगा देह व्यापार सबसे पुराना व्यापार है, यह सिद्ध किया हुआ है। और यह क्वेश्चन एक ही बार आया हुआ है यूपीएससी में, एक ही बार, आज से करीब 17-18 साल पहले आया था। तो याद रखिएगा सेक्स वर्कर डे के रूप में 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ वी हैव टू बी गो थ्रू 3rd ऑफ जून। अब 3rd ऑफ जून देखिए बहुत कमाल की चीज है। यहां पे 2 बातें हम इस पर बताएंगे। एक तो बहुत कॉमन बातें हैं कि आज 3 जून भी है, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हम आप सब जानते हैं कि साइकिल की खोज किसने की, मैकमिलन ने साइकिल की खोज की। ठीक है, करे, लेकिन क्या साइकिल का कोई चित्र
हमारे भारतीय सभ्यता में किसी मंदिर वंदिर के पत्थरों पर उकेरा है? हाँ, महाबलीपुरम में, साउथ इंडिया के कई टेम्पल में हमें साइकिल जैसा एक सवारी दिखता है जिस पर वो व्यक्ति विशेष बैठा हुआ है। यानी साइकिल का अप्रोच हम देख रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी साइकिल का अप्रोच हम देखते हैं लियोनार्डो विंची ने इसका स्केच भी किया। वो एरोप्लेन का भी स्केच किया, वो साइकिल का भी स्केच किया हुआ है। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं। पर कुल मिला के आधुनिक समय में हम कहेंगे कि साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया। हमारे दादाजी वगैरह सबके समय में इसे पांव गाड़ी कहते, क्योंकि पैर से चलाया जाता, और पैर को बिहार की लोकल भाषा में पांव कहते, तो पांव गाड़ी इसका नाम था। हमें जहां तक पता है, मेरे दादाजी को तो हमने नहीं देखा। मेरे पिताजी जब 10 साल के थे तो उनके पिताजी गुजर गए, यानी मेरे दादाजी गुजर गए। पर मेरे दादाजी 10-20 गांव के बीच में पहली बार साइकिल, वो डॉक्टर थे, LMP, लाइट मेडिकल प्रैक्टिस, साइकिल लेके आए तो 10 गांव के लोग उमड़ पड़े थे देखने के लिए कि यार ये चीज कैसी होती है। पर आज देखिए साइकिल कितना कॉमन है। तो समय के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो याद रहे, विश्व साइकिल दिवस है आज, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है दिल्ली जैसे भीड़ भरे ट्रैफिक में समझ में आ जाता है। चाइना तो देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इन सब देशों में तो देखिए फिर से लोग साइकिल पे आ गए। समय बहुत जल्दी आने वाला है, और साइकिल ये ऐसी चीज है कि हमेशा रिलेवेंट रहेगा। बाय द वे, चलिए बात आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं 3 जून का, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ध्यान देंगे। हम आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान की कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 389 सीट से बनी थी, उसकी पहली बैठक हम और आप जानते हैं कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को, और चौथी 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई कब? 3 जून, आज 3 जून है, 3 जून 1947 को, आजादी से जस्ट पहले देखे तो। याद रखिएगा, सीधा सवाल आता है, उसी दरमियान हम बात करते हैं। 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान की संविधान सभा की सम्मिलित आखिरी बैठक हुई, द लास्ट कंबाइंड सिटिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 3 जून 1947। क्योंकि उसके बाद हम और पाकिस्तान आपस में विभाजित हो गए। वो वहां गए, हम यहीं रह गए। कुल मिला के बात यह हुई कि 2 जून को गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि हम भारत पाकिस्तान विभाजित करने जा रहे हैं, और इसीलिए 3 जून को यह आखिरी बैठक हुई। इस पर विचार विमर्श हुआ और हमारी संविधान सभा भी बट गई। और बहुत सिंपली क्वेश्चन आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिवाइड हुई इंडिया और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कितने मेंबर गए? 65 मेंबर पाकिस्तान में, 324 मेंबर भारत में रह गए। अब जब भारत का विभाजन हो गया, तो अब जब फिर हम देखें तो आजादी में लग गए, फिर मारकाट चल पड़ी, दंगे फसाद हो गए, बॉर्डर के इस पार उस पार दोनों, उसी में हम एस्टेब्लिशमेंट में लग गए। ऐसे हालात में विभाजित संविधान सभा की, यानी कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आजादी के बाद कब हुई? तो कहते हैं 31 अक्टूबर 1947 को। इसमें कितने सदस्य शामिल हुए? तो हम कहते हैं कि इसमें सदस्य तो 299 ही शामिल हुए। क्यों भाई, 324 क्यों नहीं? तो इस दरमियान हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ ने अपने रियासत से जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो नहीं भेजे, क्योंकि इन सब के मन में यह गुमान चल रहा था कि मैं एक स्वतंत्र देश बन जाऊंगा, मैं क्यों इनके संविधान सभा में अपने सदस्य भेजूं। पर यह बात हुई नहीं, जैसा कि हम आप सब जानते हैं। आजादी के बाद हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को भी भारत में मिला लिया गया। तो जब भारत आजाद हुआ था तब 562 रियासतों और ब्रिटिश भारत से मिलकर भारत बना था। लेकिन आजादी के बाद हमने इन 3 राज्यों को, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को मिलाकर 565 रियासतों से भारत बना है। तो ये ध्यान में रखने की चीज है। ये तो समझ गए आप। तो आपने देखा 3 जून का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे निकाला जाता है। अब 3 जून के बाद 4 जून की हम बात करें, ठीक है बेटा। अक्सर हम लोग अखबार पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो नादान बच्चे होते हैं, चाहे हमारी बिटिया रानी हो या पुत्र हो, बहुत ऐसे बदमिजाज लोग होते हैं जो बच्चों को अब्यूज करते हैं, उन्हें मोलेस्टेट करते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं। उन सब के लिए हमने पॉक्सो एक्ट बनाया है। फिर भी पॉक्सो एक्ट तो एक्ट है, जब तक हम नैतिक रूप से अपने आप को
परसुएट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो हम इन्हीं बच्चों को जो मेंटली, फिजिकली और एक और पॉइंट इसमें जोड़ दीजिएगा, इमोशनली। तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो हमारे बच्चे एब्यूज्ड हो जाते हैं, वो तो नादान है बच्चे हैं, उनके लिए ये दिन है। इसलिए इसको कहते हैं द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एब्यूज। एब्यूज मतलब सिर्फ गाली देना नहीं होता, एब्यूज मतलब होता है दुर्व्यवहार भी करना, मोलेस्टेट भी करना। तो इसके बहुत व्यापक अर्थ है, तो ये ध्यान में रखने की चीज है। अब चलिए आगे बात करें। तो आपने देख लिया 4 जून। अब हमारे पास एक और चीजें हैं 4 जून के संदर्भ में। मैं आपको बता दूं, कल 4 जून होने वाला है और आप जानते हैं मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक खेल की शुरुआत की थी। क्या? खेलो इंडिया युवा खेल। नहीं तो हम कहते खेलो इंडिया यूथ गेम। तो हम लोग क्या कहते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम। जरा सोचिए, मिस्टर राजीव गांधी आए थे तो 1985 में उन्होंने युवा महोत्सव की शुरुआत की थी, नो डाउट, और भोपाल में पहली बार हुआ था। उसको कई साल तक चले, लेकिन अब होते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने बंद करवा दिया, कांग्रेस के समय से ही लगभग ये बंद हो गया। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई और प्रत्येक वर्ष ये होता है। इसका आयोजन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसके बाद आपको ही मालूम है साई, जो हमारी खेल से जुड़ी एक संस्था है, शाई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI, साई, प्लस जिस राज्य में यह खेल आयोजित होगा उस राज्य की सरकार, यानी राज्य सरकार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, और जो मिनिस्ट्री हमारी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये तीनों मिलकर के प्रत्येक वर्ष इस खेल का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे 19 वर्ष तक के तमाम युवा जुड़ते हैं और इसे खेलते हैं, खेलो इंडिया। और ये खेलो इंडिया इस बार कल 4 जून 2022 से शुरू होने जा रहा है हरियाणा के पंचकुला में चौधरी देवीलाल स्टेडियम से। और फिर आप जानते हैं लगभग 2500 खिलाड़ी इसमें जुड़ने जा रहे हैं। लगभग 25 प्रकार के इसमें खेल होंगे, बहुत सारे अवार्ड होंगे, स्टेट वाइज अवार्ड मिलेंगे और इस खेल के संदर्भ में ढेर सारी बातें होंगी। इस खेल का लोगो इस बार का क्या है, नहीं तो धाकड़ जो बैल है हरियाणा का वो, और तमाम चीजें, ये सब सवाल बन जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो ये खेल तो खेल शुरू हो गया। अब आप जानते हैं कि कल से दूसरा भी खेल एक शुरू होने वाला है, आईफा अवार्ड, जो यूनाइटेड स्टेट अमीरात की राजधानी में होने जा रही है। तो याद रखने की चीज है कि हम ये देखें तो ये बातें अपने आप निकल के आ जाएगी। तो 4 जून की बात हो गई। 4 जून के बाद 5 जून। 5 जून तो हम और आप भली भांति जानते हैं, हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 1972 के लिए गए एक डिसीजन से सबसे पहले 1974 में अमेरिका ने मनाया, यूएनओ ने कहा वेल, और उसका चल पड़ा। तो हम कहेंगे 1972 के सम्मेलन से। तो कुल मिलाकर के पर्यावरण दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसके पीछे बड़ा मकसद होता है कि हम पृथ्वी को, उसकी इकोलॉजी को इस तरह से बनाए रखें ताकि हमारा ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी वेल एग्जिस्टेंस बना रहे इस धरती पर। तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 6 जून का भी बड़ा अच्छा हिसाब किताब है। देखिए 6 जून बहुत सारी चीजें याद आपको दिला देंगी। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, एक ऑपरेशन टोपाज चला था, TOPAZ, टोपाज। ऑपरेशन टोपाज जिया उल हक, जो तथाकथित राष्ट्रपति बन चुके थे पाकिस्तान के, जो वहां के जनरल थे, कब्जा कर लिया था और जुंटा गवर्नमेंट चल रही थी। जिया उल हक का सोच था कि हम पंजाब को ही अलग कर दे भारत से, एक देश बनवा दे। वो हमारा बांग्लादेश ले लिया, हम उसका पंजाब छीन ले। पहले तो चाह रहे थे कश्मीर, कश्मीर नहीं हो पाया तो पंजाब पर उसका निशाने पे आ गया। तो इस तरह से पंजाबियों को, सिख समुदायों को उन्होंने फंडिंग करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि अपना देश बनाओ, देश का नाम रखना खालिस्तान, और तुम लोग जो लड़ रहे हो तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो, तुम हो खाड़कू। ठीक है, जैसे जिहादी होते वैसे खाड़कू। इन बातों को लेकर के हम देखते हैं हमारे बहुत सारे बंधु जो हैं बरगला गए और उन्होंने एक नए नारे लगा दिए, खाड़कू, खालिस्तान, डैश डैश। अगर उन्हें कोई आतंकवादी कह देता तो उसे गोली से मार देते थे। तो इन लोगों के दरमियान देखते हैं कि समय के साथ एक भिंडर वाला हुआ, जो बड़ा नेता उभर के आया और उसी ने ये सारे व्यू रचना शुरू कर दिए।
और पाकिस्तान के इशारे पर बहुत सारे लाखों करोड़ों की फंडिंग होने लगी और पंजाब में जितने भी पंजाब के बाहर के लोग रहते थे उनको मार के भगाने लगे, बस के बस गोली से उड़ा देते। आप लोग तो न्यू जनरेशन है, आपको पता भी नहीं होगा, हमने तो ये सारी न्यूज़ें अपने उस समय में पढ़ी है जब हम तैयारी करना शुरू किए थे। तो होता क्या है, अमृतसर का जो मंदिर है गोल्डन टेंपल, उसके अंदर 500 से ज्यादा टेररिस्ट, जिसे आप खाड़कू कह सकते हैं, ये इकट्ठा रहते थे। और अकाल तख्त पे, हरमिंदर साहिब के ठीक सामने अकाल तख्त है, उस पे अपना कब्जा चलाते और वहीं से पूरे देश में इस तरह के काम करते। आज भी तो आप देखते हैं कि जो हमारे वो सिंगर को जो मारा है कनाडा में बैठ के क्या कर रहा है। तो ये चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के हालात इतने बदतर हो गए थे कि अंदर जो जाती थी महिलाएं, चाहे वो सिख महिला हो या हिंदू महिला या कोई भी महिलाएं जो जाती थी गुरुद्वारा में, गोल्डन टेंपल में, तो बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां गायब होने लगी। इस चक्कर में देखते हैं रिपोर्ट आने लगी। अंततः इंदिरा गांधी को फैसला लेना पड़ा कि इसको तो कंट्रोल में करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली इंदिरा गांधी ने बात चलाई और मिस्टर रॉड्रिग्स थे हमारे आर्मी के जनरल, उन्होंने कहा सब हो जाएगा। और बेअंत सिंह जो थे उस टाइम में हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के ही पार्टी के, और इंदिरा गांधी ने डिसीजन ली। 1 तारीख से लेके 8 जून के दरमियान गोपनीय रूप से सारी तैयारियां हुई और 6 जून की रात, याद रखिएगा मिडनाइट, 6 जून की रात 1984 में ये अमृतसर मंदिर में टैंक वैंक के साथ सेना घुसी और दनादन गोलियां चली, हजारों गोलियां चली, अकाल तख्त को छेद दिया गया और 1-2 नहीं 300 टेररिस्ट मारे गए थे। कहते हैं अमृतसर का वो जो पानी था तालाब का लाल हो गया था और पूरा गैंग सबको देखा गया, सब कुछ। तो ये चीजें थी, तो ये हालात पैदा है। इसी का बदला कुछ सिख समुदाय ऐसे जो हुए जो अतिवादी सोच के थे, उन्होंने बेअंत सिंह की भी हत्या कर दी, प्लस इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी 31 अक्टूबर 1984 को। तो ये ध्यान में रखना है, इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है और ये सवाल खूब आते हैं। तो 6 जून का ये इंपॉर्टेंस है। 6 जून के बाद एक ये इंपॉर्टेंस है 7 जून। जरा 7 जून पर ध्यान दीजिए। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। क्या मतलब है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? तो ध्यान देना है बेटा, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, परसों की मैं बात बता रहा हूं, मैं राजीव चौक, मैं घर से बिना नाश्ते के निकला, तो राजीव चौक पर मैं जब आया तो एक नया भी कैंटीन खुला है और दूसरी तरफ भी कैंटीन है। तो वो कैंटीन वाला जो है कुछ भी बेच देता है और कीमत बहुत ऊपर रखता है। तो मुझे भूख लगी थी, मैंने चलो सिंपल चीजें सैंडविच खाते हैं। मैंने कहा कितने पैसे? कहा 50 रुपये। बहुत खूब, लिया, खाया। वो 50 रुपए के मूल्य के बराबर का सैंडविच तो नहीं था। उस सैंडविच की कीमत 30 से 35 रुपए हो सकती थी, जिसे वो 50, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी दोनों डैमेज थी। तो मैंने उसको कहा भी बहुत घटिया बेच रहे हो, और वहां 4 ग्राहक भी थे। उन्होंने कहा भी क्या हुआ अंकल? हमने कहा बहुत घटिया चीज बेचता है, 30 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचता है। एटलीस्ट 50 रुपए अगर तुमको लेना है तो क्वालिटी मेंटेन करो, क्वांटिटी ना करो तो क्वालिटी तो करो। जब उसके ठीक सामने में अगले दिन मैं गया, उसका 1.5 और वो सिर्फ 40 में बेच रहा है। क्यों ऐसा? तो भारत जैसे देश में जो चाहिए, मॉल है वगैरह है, कुछ भी है, मेट्रो है, कुछ भी बेच दीजिए किसी भी कीमत पर। मतलब एक गरीब अगर आ रहा है दिल्ली और उसको एक सैंडविच खाना है तो क्या करे? वो सैंडविच ना खाए? तो इन सब के लिए फॉरेन कंट्री की तरह मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट सिस्टम लाना चाहिए कि इतने ग्राम की चीज होनी चाहिए और इसका ये मिनिमम और मैक्सिमम पेमेंट होना चाहिए। अगर वो हेट्रोजेनियस गुड्स है तो, और हेट्रोजेनियस नहीं है तो फिर तो कुछ भी ले लीजिए दाम। तो ये होना चाहिए, क्योंकि हर जगह इंसान अपने पैसे भी दे और हर जगह वो बहस भी करे, ये संभव नहीं, ये गलत है। तो बहुत जरूरी है कि फूड सेफ्टी डे मनाया जाए। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। और सही बात है, हम सब कहते हैं, ऋग्वेद में लिखा है अन्न के लिए ब्रह्म शब्द आया है और अर्थ यह कहा गया है कि आप जैसा खाएंगे वैसा ही आपका विचार बनेगा। ये तो हकीकत है। हम अगर चूरा दही खाएंगे तो हम बड़े शांत हो जाएंगे, हम मांस भक्षण करेंगे तो स्वाभाविक सी है हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होगा और हम थोड़े हिंसक प्रवृत्ति में आ सकते हैं। यह हकीकत है।
और डिसफॉर्मिंग ऑफ बॉडीज, बोन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज भी होती है। यह हकीकत है, मायने रखता है। तो कुल मिलाकर के ये तो बात आपने देख ली। अब अगले पॉइंट पर आइए, 8 जून पे आते हैं। 8 जून का क्या इंपॉर्टेंस है? तो एज यू नो दैट ब्रेन ट्यूमर डे है, ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। क्या मतलब है? आप हम सब जानते हैं, विदेशों में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है, मशीनी दुनिया आई है, यंत्र मानव हो गए हैं, कान में यंत्र है, आंख में यंत्र है, मुंह में यंत्र है, छाती का अलग है, हृदय का अलग है, कार्डियक का अलग है, इतने सारे यंत्रों से हम घिरे हैं। लैपटॉप है, टैब है, 2 नहीं 4 मोबाइल है, एक ही मोबाइल में 2-2 सिम है। जरा सोचिए, अब दोनों सिम एक्टिव है, कितने सारे रेज आ रहे होंगे, बहुत मायने रखता है। तो पूरा शरीर ही हमारा चारों तरफ से विकिरण से भरा हुआ है। ऐसे में ब्रेन ट्यूमर होना स्वाभाविक सी बात है। तो ब्रेन ट्यूमर जिस तरीके से खासकर वेस्टर्न कंट्री में बढ़ रहा है, वो समय आने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन में तो हम बहुत ज्यादा है और शौक तो खूब पालते हैं और जरूरत भी बनती जा रही है जिस तरह से सरकार की नीतियां आ रही हैं। तो कल हम भी खूब ब्रेन ट्यूमर के शिकार होंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। अब आते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को ही विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे या महासागर दिवस मनाया जाता है। आप जब सब जानते हैं, पूरे पृथ्वी पर 1/3 में लगभग 71% तो आप जानते हैं जल है, और लगभग 29.2% के आसपास जो है धरती है। और धरती पर हम जितना एक्सप्लॉयटेशन कर सकते थे अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर, उतने हम किए जा रहे हैं। भविष्य में और भी बहुत कुछ मिलेंगे, संसाधन, मिनरल्स वगैरह सब। लेकिन जो समंदर है उससे मुश्किल से 5% का भी दोहन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो उसको जाना ही नहीं है। इसलिए देखिए मिस्टर मोदी कितने फोर साइटेड हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की तरह देख सकते हैं आप। वो भी जो है कहा जाता है कि वो अपने समय से आगे का सुल्तान था, सोचता था, लेकिन उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं करने आता था, यानी कि उसे मोदी जी की वो कला नहीं आती थी भाइयों और बहनों, इसलिए उसके सारी चीजें फेल हो गई। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम देखें कि हमारा ब्लू इकोनॉमी टोटली बेस्ड है किस पे? सी पे। समंदर के ऊपर जो हमारी इकोनॉमी है इसका नाम है ब्लू इकोनॉमी। ये मायने हैं, इसको समझना पड़ेगा। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है नीला जो हमारा अर्थव्यवस्था है। अब हम समंदर को ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं रिसोर्सेस के लिए, और माना जाता है कि जितनी धरती पर ज्ञात रिसोर्सेस थी है उसका कई गुना ज्यादा समंदर में होगा। यानी सच पूछिए तो समंदर का मंथन कई वर्ष पहले शुरू हो गया, पर अब बहुत फास्ट हो जाएगा। इसी के तहत हम सागरमाला प्रोजेक्ट को और डेवलप कर रहे हैं ताकि समंदर का मंथन ढंग से किया जा सके। बात समझ में आई? तो याद रखिएगा, आज मतलब 8 जून के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड ओशियन डे होता है। कुल मिलाकर ये तमाम बातें हमने आपसे बात की, लेकिन याद रखें मंडे हम कल फिर आपके लिए लेकर आएंगे 9 जून से लेकर के 16-17 जून तक की बात। एडवांस में आप पढ़िए, एग्जाम्स के लिए रेडी रहिए। और हां, मंडे से अब आपके पास आ जाया करेगा कि हर दिन के अखबार का जो कंटेंट हम आपके सामने में अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्किंग करके रखते हैं, वह सवाल वहां से कैसे बनाए जाते हैं। तो डायरेक्ट 15 से 20-25 क्वेश्चन हर दिन के अखबारों से निकले करंट अफेयर्स का आपके सामने में मंडे से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टाइप भी हो सकता है, और समय का अगर अभाव हुआ तो हम अपने ऑन हैंड रिटेन में लेकर आपको आएंगे। ठीक है ना? और टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।